अभी अफगानिस्तान से बहुत सारे लोग भारत लेकिन इसी इन रेफ्यूजीज को मैनेज करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारे प्रबंध ट्रेंड करने लगा है और अभी फिर से थैंक यू सीएए का ट्रेंड चल रहा है। लेकिन आज से 1.5 साल पहले बात कुछ इस प्रकार नहीं था। तब लोग सीएए को भारत विरोधी कानून बता रहे थे। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि सीएए कम्युनल है। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि सीएए देश की सेक्युलरिज्म के ऊपर विपद ला रहा है। कुछ तो ये बोल रहे थे कि सीएए आने से भारत में मुसलमान को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। तो फिर ये सीएए है क्या, ये किस तरीके से अमेंड हुआ है, इसका क्या प्रावधान है और इसका सिटीजनशिप के साथ क्या नाता है, यह हम जानेंगे पूरा डिटेल्स इस वीडियो में। लेकिन आज से 1.5 साल पहले जब आंदोलन कर रहे थे दिल्ली के शाहीन बाग पर इसी सीएए के नाम पर, तब आंदोलन के आड़ पर जिन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को आग लगा दिया, रेल को आग लगाया, बसेस को आग लगाया, कार्स को आग लगाया, जिन सब ने रोड को ब्लॉक किया, जिन सब ने रिपोर्टर्स को मारा, जिन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाया, वो अभी कहाँ हैं? क्या वो अभी सॉरी बोलेंगे? तो फिर इसी सीएए के बारे में पूरा कुछ जानने के लिए देखते रहिए नॉलेज मैटर्स। किसी भी चीज़ का सत्य जानने के लिए हमें उसकी जड़ तक जाना पड़ता है। तो फिर इसीलिए अभी हम सीएए के अभी के जो मामला चल रहे हैं उसके बारे में जानने से पहले और उसके कारण पे जाने से पहले सीएए है क्या, उसके जड़ तक जाते हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सीएए ये कुछ और नहीं, भारतीय संविधान की एक एक्ट है और इसे हम सिटीजनशिप एक्ट बोलते हैं। और यह आज की एक्ट नहीं, यह है 1955 का एक्ट। मतलब भारतीय संविधान बना 1950 पर और ये जो एक्ट आया ये था 1955 पर, जो कि सिटीजनशिप एक्ट पर जाना गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक पूरी तरीके से सिटीजनशिप के बारे में उल्लेख है। उसके अंदर किस तरीके से एक लोग को सिटीजनशिप मिल सकता है, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजन कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रावधान से लोगों की सिटीजनशिप को छुड़ाया जा सकता है और किस तरीके से बाहर की लोग भारत की सिटीजनशिप ले सकते हैं और किस तरीके से अगर हम कोई फॉरेन टेरिटरी को कैप्चर किए या फिर कोई भी तरीके से अगर कोई फॉरेन टेरिटरी भारत के अंदर आया तो फिर किस तरीके से उन्हें सिटीजनशिप दिया जाएगा उनके लोगों को, ये सारे चीज़ें वहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 पर उल्लेखित थे। समय और परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए अभी तक ये सिटीजनशिप एक्ट को 9 बार अमेंड किया गया है। अमेंड का मतलब ये है कि उसमें कुछ एडिशन किया गया है या फिर कुछ मॉडिफाई किया गया है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको सब्स्टिट्यूट के बदले बदल दिया गया है। इसका यह मतलब होता है कि समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार कुछ चीज़ें उसके अंदर ऐड हुए हैं और कुछ चीज़ें उससे सब्सट्रैक्ट हुआ है। 1955 से लेकर आज तक टोटल 9 बार इसको अमेंड किया जा चुका है। पहली बार हुआ था 1957 पे, उसके बाद 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और ये लास्ट मतलब 2019 पर सीएए का बिल आया था, मतलब जो सीएबी आया था और वो बाद में सीएए मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर बदल गया था। देखिए, ये जो सिटीजनशिप एक्ट है ये बहुत ही बड़ी एक्ट है और इस एक्ट को अगर हम पूरी तरीके से आपको समझाएं तो फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए सीएए को हम दूसरे टॉपिक पर रखते हैं और सीएए के बारे में हम और कोई वीडियो में आपको पूरी तरीके से बता देंगे। लेकिन अभी ये जो अफ़गानिस्तान के समस्या है हो रहा है और उसके साथ सिटीजनशिप एक्ट का जो मामला चल रहा है, हम उसके ऊपर दृष्टि डालेंगे और उसी के अनुरूप जो कुछ चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आर्टिकल 22 के तहत भारतीय संविधान लोगों को 2 प्रकार से देखता है। एक है सिटीजन मतलब नागरिक और दूसरे हैं एलियंस। जी, आप ये ताजुब ना हो कि एलियन का मतलब कोई दूसरे ग्रह का जीव नहीं, वो यही पृथ्वी का ही जीव है। लेकिन एलियंस का मतलब ये है
कि वो किसी तरीके से भारत के साथ संबंध नहीं रखता है। और अगर हम एलियंस के बाद में आएंगे तो फिर एलियंस दो प्रकार के होते हैं, एक है फ्रेंडली एलियन और दूसरे है एमी एलियन। जो फ्रेंडली एलियन है वो क्या है कि उनके देश के साथ भारत का बहुत ही अच्छा संबंध चल रहा है, और जो एनिमी एलियन है उनके साथ मतलब उनके देशों के साथ भारत युद्ध लड़ चुका है। तो फिर आप ये समझ ही चुके होंगे कि भारत की फ्रेंडली एलियंस कौन है और एनिमी एलियंस कौन है। अभी आइए सिटीजनशिप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पूरे शॉर्ट में बोलें तो फिर सिटीजनशिप भारत में कुछ 5 प्रकार से दिया जाता है। वो किस तरीके से? पहला, बाय बर्थ, मतलब आपकी जन्म भारत में होना चाहिए, और उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम अलग से बताएंगे, क्योंकि इसका भी बहुत ही बड़ा नियम कानून है कि बाय बर्थ के भी क्या है। तो फिर अभी हम शॉर्ट में जानते हैं। पहला है बाय बर्थ, सेकंड है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब आप यही सोचें कि आपके पूर्वज जो है वो भारत के बासिंदा थे। थर्ड में आता है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन का अर्थ ये है कि आप भारत में आकर रहेंगे, लेकिन इसका एक कड़ी है कि आप इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपने आप से भारत में आना चाहेंगे और भारत में आप आकर भारत सरकार के परमिशन लेकर ही आप भारत में रहेंगे, और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। तो फिर ये है बाय नेचुरलाइजेशन। फोर्थ में आता है क्या? फोर्थ में आता है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन आपको ये बोलता है कि आप जब भारत में आएंगे या फिर भारत में रहेंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर आप भारत में रजिस्ट्रेशन ना करके अगर कोई दूसरी देश की नागरिकता ले लिया तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी रजिस्ट्रेशन भारत से कट जाएगा और आप भारत की सिटीजन नहीं रहेंगे। और उसके साथ फिफ्थ में क्या आता है? फिफ्थ में आता है बाय कॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय कोऑपरेशन ऑफ टेरिटरी का क्या मतलब है कि मतलब आप ये समझिए कि अगर कोई टेरिटरी को भारत मतलब कोई फॉरेन टेरिटरी को भारत भविष्य में कभी कैप्चर करेगा तो फिर उसके जो बासिंदा होंगे वो भारत के सिटीजन बन जाएंगे। ये रहा फिफ्थ। और एक एडिशन के लिए बोल देता हूँ कि असम के जो एरिया है उसके अंदर आपको तो ये मालूम होगा कि रोहिंग्या मुस्लिम और जो बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट आए हैं उनके लिए भी एक अलग सा नियम बना हुआ है। उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। सीएए के बारे में हम जब पूरी तरीके से एक वीडियो बनाएंगे। आप बात जो भी कर लो, लेकिन बात घूम फिर के आ जाता है 2019 के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। तो जो भी दंगे हुए, जो भी फसादे हुए, वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेकर ही हुआ। लेकिन अगर हम ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ेंगे तो फिर ऐसा उसमें कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। मतलब अगर उसको कोई पढ़ा होगा तो फिर भाई वो तो कभी इस तरीके से दंगे फसाद नहीं करेगा। तो फिर मतलब जो दंगे फसाद किए हैं वो शायद इसे पढ़े नहीं हैं, या फिर अगर पढ़े भी हैं तो फिर वो किसी प्रोपागंडा को लेकर इतने बड़ा दंगा को ईजाद कर दिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 सिर्फ एक एडिशन है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। इसका कोई रिप्लेसमेंट या फिर सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन कुछ कम्युनल व्यक्तियों को अभी ये लग रहा है कि ये उसका सब्स्टिट्यूट है और वो इसको लेकर भारतीय मुस्लिमों के ऊपर एक गलत विचार पेश कर रहे हैं और वो अपने स्वार्थ के लिए देश में हिंदू मुस्लिमों का दंगा बना रहे हैं। इतिहास गवाह है, ये देश में हिंदू मुस्लिमों का जितना भी दंगा हुआ है, जितना भी वाक़यात हुआ है, वो सारे लफड़े, ये सारे जो लोग जो कि सेक्युलरिज्म या फिर लिबरलाइज्म की झूठे ढिंढोरे पीटते हैं, उन्हीं के लिए ही हुआ है। वो अपने स्वार्थ के लिए पूरा देश के स्वार्थ को बीच दरिया में फेंक देते हैं। वो कभी ये बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े हो, वो कभी ये बोलते हैं कि चिकन नेक के ऊपर हमारा कब्जा होगा और हम जब कब्जा कर देंगे तो फिर भारतीय आर्मी उसके अंदर नहीं घुस पाएगा और ये हमारा ताकत है। मतलब आप देखिए जो सारे लोग भारत को टुकड़े करने के लिए बोल रहे हैं वो किस तरीके से भारत के स्वार्थ को देखेंगे, और जब वो लोग खुद इतने कांड करके जेल में जाते हैं तो फिर वो विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं कि देखिए हमने प्रोटेस्ट किया तो फिर हमारा जो अधिकार है बोलने का उसके ऊपर आपने पाबंदी लगाया तो फिर भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। अभी आइए देखते हैं
कि द गैजेट ऑफ इंडिया पर क्या लिखा हुआ है। मतलब जो भारत के राष्ट्रपति है वही ये पब्लिश करते हैं और यही है एक्ट। और अभी आप ये देखिए क्या लिखा है इसमें कि इन द सिटीजनशिप एक्ट 1955 हियर आफ्टर रिफर्ड टू as the principal act in the section 2 the subsection 1 in clause B the following provision shall be inserted, namely provided that any person belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christianity community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India on or before 31st day of December 2014 who has been exempted by the central government of India under clause C of subsection 2 of section 3 of the passport entry into India Act 1920 or from the application of the provision of Foreign Act 1946 or any rule or order made thereunder shall not be treated as illegal migrant for the purposes of this act। तो फिर अगर हम इसका सार करें तो फिर कुछ यही बताता है कि जो हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियनिटी की कम्युनिटी जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश जैसे इस्लामिक राष्ट्र में रहते हैं वो अगर भारत में प्रवेश करे और जो पासपोर्ट के तहत प्रवेश करें और भारत में अपना सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे, उन्हें हम इलीगल माइग्रेंट के तौर पर नहीं देखेंगे। मतलब आप ये सोच के देखिए, जब रोहिंग्या मुस्लिम और जब बांग्लादेश के जो मुस्लिम थे वो जब भारत में प्रवेश किए थे और अब भी कर रहे हैं और वो क्या है, वो है इलीगल माइग्रेंट। मतलब उनका पास कोई परिचय पत्र नहीं है और वो वैसे ही प्रवेश करें। हाँ, बात कुछ ऐसा है कि पश्चिम बंग की सरकार उन्हें फ्री में आधार कार्ड बांट रही है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके का कोई बड़ा मतलब आइन नहीं था। तो फिर मतलब ये ज़रूरी था कि इस तरीके का कुछ आइन लाया जाए। मतलब आप ये सोच के देखिए, जो इसका विरोध में आ रहे हैं भाई, जब भी आप इसके विरोध करने के लिए जा रहे हैं, आप अपने घर से तो जा रहे हैं, तो फिर जब आप अपने घर से जा रहे हैं तो फिर आप अपने घर में ताला झुला कर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये भारत की मतलब एक देश की दृष्टि से देखें तो फिर देश के अंदर कोई कहाँ से भी आएगा, लेकिन देश के अंदर कोई ताला नहीं, ऐसा कैसे चलेगा। तो फिर इसीलिए देश के अंदर ताला झुलाने के लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लाया गया। और ये बहुत सालों से एक बात भी थी कि सीएए को लाना चाहिए। इस एक्ट में ये भी बताया गया है कि जो सिटीजनशिप मिलने के लिए बाय नेचुरलाइजेशन भारत में आपको 11 साल रहना पड़ता था और वो 11 साल के लिए मतलब आपको पहले से 14 साल बिताना पड़ता था। और 14 सालों में जब 12 साल होते थे, 12 साल में 1 साल आपके एप्लीकेशन में जाते थे और जो 11 साल थे वो आपको भारत में बिताना पड़ता था। तो फिर उसके बाद ही किसी एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान किया जाता था। लेकिन अभी ये जो 2019 का सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके तहत जिन जिन कम्युनिटीज़ के बारे में यहाँ पर बोला गया वो जब भारत में आएंगे, मतलब अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से वो जब भारत में आएंगे तो फिर उनका जो नेचुरलाइजेशन का ईयर्स था उसको घटाकर 5 साल कर दिया गया है। लेकिन जो आंदोलनकारी है उनका ये बयान है कि यहाँ पर मुसलमान क्यों नहीं। तो भाई देखिए, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये एक एडिशन है कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से आ रहे हैं वहाँ से प्रपीड़ित होकर, तो उनकी भारत में रहने के लिए उस तरीके का कोई व्यवधान नहीं था। तो इसीलिए उनको सिटीजनशिप प्रदान करने के लिए भारत सरकार को ये स्टेप लेना पड़ा, क्योंकि वो रेफ्यूजीज़ के तरह वहाँ से आए थे, कोई और तरीके से नहीं। लेकिन यहाँ पर कहीं ये मेंशन नहीं है कि भाई मुसलमान को सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, मुसलमान को भी भारतीय सिटीजनशिप मिलेगा। और उसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप तस्लीमा नसरीन को ले लीजिए, आप अदनान सामी को ले लीजिए, जो कि बहुत बड़े सिंगर है भारत में। उनका घर तो पाकिस्तान पर था लेकिन वो अभी भारतीय नागरिक है। मतलब वो भारत में रहकर नेचुरलाइजेशन का ईयर को पास करके ही वो सिटीजनशिप पाए। हाँ, बाकी यही फ़र्क रहा कि जो शरणार्थी के रूप में आए थे उनके लिए 5 साल, लेकिन जो शरणार्थी के रूप से नहीं आए थे उनके लिए अभी भी 11 साल बरकरार है। और ये भी एडिशन के लिए बोल दूं कि जो वैसे ही आते हैं तो फिर उनके लिए 7 साल के
प्रावधान रहता है नॉर्मल। और अगर हम अभी का मामला देखें कि तालिबान जिस तरीके से अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर दिया है और वहाँ की सिख और हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो सारे अत्याचार हो रहे हैं, तो फिर वहाँ की भाइयों और बहनों वहाँ से भारत पर आ गए हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो कट ऑफ डेट है, मतलब जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का कट ऑफ डेट है, वो है 31/2014। मतलब जो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आए थे, तो ये उन्हीं को ही सिटीजनशिप अभी मिलेगा। मतलब अभी जो आए हैं उन्हें अभी सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। अगर उन्हें भारत की सिटीजनशिप लेना होगा तो फिर उन्हें बाकायदा भारत की सिटीजनशिप के लिए उन्हें एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, और एप्लीकेशन के बाद उन्हें 5 साल, और उन्हें एप्लीकेशन भरने के बाद लगातार 5 साल भारत में रहना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। अभी जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों यहाँ पर ये बात को छेड़ रहे हैं कि CAA 2019 में मुसलमान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, तो फिर उन्हें मैं यही बता देना चाहता हूं कि मूर्खों, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों देश इस्लामिक कंट्रीज़ है, और बाय नेचुरलाइजेशन लॉ में यही बताया गया है कि जो प्रपीड़ित व्यक्ति हैं वो अगर उस देश से भारत में आकर रहना चाहते हैं और उसके लिए वो एप्लीकेशन देते हैं, तभी वो भारत के नागरिक बन सकते हैं। तो फिर जो इस्लामिक कंट्री से आएगा और प्रपीड़ित होकर आएगा और वो वहाँ की माइनॉरिटी होगा, तो फिर एक इस्लामिक कंट्रीज़ पर एक मुसलमान किस तरीके से माइनॉरिटी बन सकता है? थोड़ा दिमाग पर तो जोर डालो ना, या फिर दिमाग को फ्रीज में ही रख के आ गए हों। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रपीड़ित हिंदू और सिख जाएंगे तो भाई कहाँ जाएंगे अगर वो वहाँ से जाएंगे? जब ऑपरेशन संकट मोचन में भारत ने 600 मुस्लिम नर्सेस को सीरिया से लेकर भारत लेके आया था, तब आपकी आंखों में क्या पट्टी चढ़ी हुई थी? जब भारत ने 7000 माइनॉरिटीज़ को यूक्रेन और ईरान से लेकर भारत में आया था, तो फिर तब क्या आपकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी? तो अगर आपकी आंखों में तब पट्टी बंधी हुई थी, तो फिर जब भारत में हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, तो फिर आपकी आंखों में जो पट्टी थी वो किस तरीके से खुल जा रही है? तो फिर ये क्या हिपोक्रेसी नहीं है? ये जो अफ़गानिस्तानी हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ के लोग आ रहे हैं, ये तो लेजिटिमेट एंट्री कर रहे हैं। रोहिंग्या और या फिर बांग्लादेशी मुस्लिमों की तरह ये इलीगल माइग्रेंट की तरह तो नहीं आ रहे हैं। तालिबान पेशावर सूरा, केटा सूरा और मिरांसा सूरा की सम्मिलन से बना हुआ है, और इनके जो मेन लॉ है वो है शरिया लॉ, और शरिया लॉ में ये बहुत ही भली भांति लिखा गया है कि जो माइनॉरिटीज़ है, मतलब जो काफिर हैं, मतलब हिंदू है, सिख है, उनके ऊपर तुमको अत्याचार करना चाहिए, क्योंकि ये कभी, मतलब ये काफिर जितने भी अच्छे काम कर दे, ये कभी जन्नत नहीं जा सकेंगे, तो फिर इसीलिए आपको इन्हें मारना चाहिए। तो फिर आप सोचिए, जब मतलब आप ये सोच के देखिए, इतना महान विचारधारा रखता हुआ देश में ये माइनॉरिटीज़ कैसे रहते हैं, और इन्हें तो पूरा हक वहाँ पर शायद मिल जाता नहीं। तो फिर इसीलिए ये बाध्य हो रहे हैं भारत में आने के लिए। और हाँ, अभी आपको हम ये भी बता दे रहे हैं कि अभी जो अफ़गानिस्तान से शरणार्थी आ रहे हैं, ये सिर्फ हिंदू और सिख नहीं आ रहे हैं, इनमें मुसलमान भी शामिल है, और इन सब के लिए भारत सरकार ने इमरजेंसी ई वीज़ा का प्रावधान किया है। मतलब जब आप भारत में आएंगे तो फिर आपको इमरजेंसी ई वीज़ा लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए उनकी तो अभी पासपोर्ट कहाँ पर जल गया होगा या फिर कहाँ पर गुम हो गया होगा, तो फिर भारत ये कैसे जानेगा कि जो भी रेफ्यूजीज आ रहे हैं वो नॉर्मल रेफ्यूजी है या फिर आतंकवादी है? तो फिर इसीलिए उनको परिचय पत्र देने के लिए या फिर उनके परिचय पत्र लाने के लिए ही भारत ने इमरजेंसी ई वीज़ा का यहाँ पर प्रावधान किया है। मतलब भारत में वो ही आ सकते हैं जो कि वीज़ा के लिए एप्लीकेशन देकर भारत में एंट्री करना चाहते हैं। प्रोपागंडाधारी ये बोल रहे हैं कि अगर मुसलमानों को यहाँ पर अनुमति नहीं दिया जाएगा तो फिर शायद मुसलमान वहाँ पर बंदूक उठा देंगे और भारत पर आक्रमण कर देंगे। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, मतलब आप ये सोच के देखिए, उनको अपने ही देश पर रेफ्यूजी बनने पड़ा, तो फिर क्या वो बंदूकें उठा दिए? नहीं, वो अपने हक के लिए खुद लड़े और अपने आप को प्रतिष्ठित किया। वो कश्मीर को जन्नत नहीं मानते, वो अपना दुनिया को ही जन्नत बना दिया। लेकिन ये आपके जैसे प्रोपागंडाधारी को कौन समझाएगा वाला? मतलब जो प्रोपागंडा करने आया है वो तो प्रोपागंडा करेगा और इसके बदले में वो दंडा ही खाएगा। मतलब आप ये सोच के देखिए कि
जब कश्मीरी पंडितों को अपने घर से ही उन्हें मारकर भगा दिया जा रहा था, उसी टाइम पर क्या हो रहा था कि जब वहाँ पर मतलब बांग्लादेश से और बर्मा से रोहिंग्या मुसलमान भारत में आए तो फिर उन्हें पनाह कहाँ दिया गया? कश्मीर में। मतलब आप ये सोच के तो बहुत आश्चर्य हुए होंगे कि भाई क्या तभी कश्मीर में 370 एक्ट नहीं था? जी था, लेकिन 370 एक्ट में ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि भारत की कोई लोग अगर चाहें तो फिर कश्मीर में नहीं रह सकते, और भारत की कोई लोग अगर चाहें कश्मीर में ज़मीन नहीं खरीद सकते। लेकिन भारत के बाहर के लोगों के बारे में वैसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। तो फिर इसीलिए पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और बर्मा से जो भी लोग वहाँ पर आ रहे थे वो वहाँ पर अपना बस्ती बना रहे थे। और अभी भी जो सुंगजुआन प्रांत है, वहाँ पर कश्मीर में एक जगह है सुंगजुआन, वहाँ पर अभी भी रोहिंग्या मुस्लिम अपने घर बारी बसाकर बस्ती बना कर रहते हैं। लेकिन अभी भी कश्मीरी पंडित भारत में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। मतलब आप ये सोच के देखिए कि कितना बड़ा कांड हुआ था, और इसमें ये प्रोपागंडाधारियों को डिस्क्रिमिनेशन दिखाई नहीं गया। मतलब आप ये सोच के देखिए, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रपीड़ित हिंदू और सिख कम्युनिटीज़ के लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? भारत ही उनका एकमात्र सहारा है। अगर आप ये सोचेंगे कि भाई हाँ ऐसा तो सारे देशों में होता है, क्या हम सबको लाकर बिठा देंगे? तो फिर आप ये भी देखिए ना कि भाई वो नंबर्स में कितना है। जब अफ़गानिस्तान में 1970s में 7 लाख हिंदू और सिख रहा करते थे, अभी वो 3000 से भी कम हो गए हैं। मतलब आप ये सोच के देखिए कि कितने लोगों का वहाँ पर कत्लेआम कर दिया गया होगा, कितने लोगों का ज़बरदस्ती धर्मांतरीकरण कर दिया गया होगा, और कितने लोगों को ज़बरदस्ती देश से बाहर कर दिया गया होगा। तो फिर आप ये सोच के देखिए कि इतना मतलब ख़राब परिस्थिति में कोई कैसे रह सकता है। तो अगर हम अभी उन्हें हाथ नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कब बढ़ाएंगे? डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो रहा था आप ये देखिए। अफ़गानिस्तान में जो हिंदू और सिख थे उन्हें जिजिया कर देना पड़ता था। अफ़गानिस्तान में जो हिंदूज और सिख थे उन्हें दूसरों से जल्दी पहचानने के लिए तालिबानियों ने क्या किया था? उनके हाथों में येलो प्याच पहनाया था, जिससे कि वो जल्दी से पहचान में आ जा सके और उन काफिरों को मारा जा सके। सिर्फ इतना ही नहीं, उसी के साथ उनके बीवियों और बच्चों के साथ बहुत ही बुरी हरकतें किया गया था, और उसके साथ उन्हें सरेआम मार भी दिया जा रहा था। मतलब जिस तरीके से एक गेंद को फुटबॉल फील्ड में मारते हैं उसी तरीके से मारा दिया गया था। अगर आप इसका वीडियो भी चाहते हैं तो फिर इंटरनेट में अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं। CAA 2019 के वक्त अफ़गानिस्तान में कोई भी विरोध नहीं था। बांग्लादेश में हुआ विरोध, लेकिन जब वो समझ गए तो फिर वो विरोध करना छोड़ दिए। लेकिन पाकिस्तानी तो भाई पाकिस्तानी है, उन्हें तो पढ़ना लिखना नहीं आता, तो फिर वो जाहिल गवार अभी तक वो वहाँ पर CAA को विरोध कर रहे हैं। और उनका जो प्रधानमंत्री है मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान, उसने ये बोला था कि भारत ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, मुसलमान को वहाँ पर आना चाहिए, पाकिस्तान के मुसलमान को वहाँ पर आना चाहिए, असुरक्षित मुसलमान जाएंगे कहाँ? मतलब वो क्या बोल रहा है आप ये समझ सकते हो ना। मतलब बोलने से पहले क्या बोल रहा है इमरान खान, ये वो खुद ही नहीं सोच रहा है। मतलब उसकी देश से भारत में मुसलमान आएंगे और वो भी असुरक्षित रूप में। मतलब क्या आप अपने देश में मुसलमानों को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं? तो फिर भाई 2 नेशन थ्योरी में एक अलग देश ही क्यों मांग लिया? एक ही तो देश होता। सिर्फ उतना ही नहीं, जो अपने साथ 57 और भाइयों को लेकर आप बैठे हों, तो फिर क्या वो क्या करने के लिए वहाँ पर बैठे हैं? तो फिर क्या भारत ये ठेके लेकर बैठा है क्या आप सबको संभाले? मतलब यही हुआ ना कि आप यहाँ पर आतंकवादियों को भेजकर यहाँ पर दहशतगर्द फैलाना चाहते हो। देखिए भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत खूब जल्दी पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा होने वाला है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। तो फिर उम्मीद है आप सबको ये जो CAA और अफ़गानिस्तान के बीच में जो समस्या हो रहा था और शाहीन बाग में ये जो कांड कर रहे थे, तो उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज यहाँ पर मिल गया होगा। तो फिर ये जो आपको नॉलेज मिला, ये आपको अपने पास ना रख के दूसरों के पास पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ज़रूरी है और ये बांटने से
बढ़ता है। तो फिर जल्दी से आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, जो भी है आपके पास, टेलीग्राम हो, सब में आप इसको फैला दीजिए, सब में आप इसको शेयर कर दीजिए। और उसी के साथ मेरे साथ अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहा नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दीजिए। तो रहता हूँ इसी में ही सीए के बारे में जो पूरे अलग एक डिटेल्स वीडियो में बनाऊंगा, और आपकी प्यार और सपोर्ट मेरे साथ आप बनाए रखिए। तो रहता हूँ, जय श्री जगन्नाथ।